जोधपुर नामक गांव में महादेव नाम का एक व्यक्ति रहता था। महादेव आंवला से बनी चीजें बेचा करता था। उसके पास बहुत सारे आंवला के पेड़ थे जो उसके पिताजी के जमाने से ही थे। वैजंती, 2 किलो आंवला मुरब्बा पैक करवा देना, शंभू भाई को देने जाना है। आज सुबह ही उन्होंने मुझसे कहा था। जी ठीक है, अभी देती हूँ। महादेव आंवला का मुरब्बा लेकर शंभू भाई के घर आता है। शंभू भैया, ये लीजिए, मुरब्बा लेकर आया हूँ। वाह भाई, आ गए। आओ, दो जरा चक्कर देखो। शंभू मुरब्बा चखते ही कहता है, वाह भाई, मजा आ गया। क्या मुरब्बा बनाया है, ये खत्म होते ही तुम्हें बताता हूँ। महादेव मुरब्बा दे देता है और पैसे लेकर वापस घर आने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक छोटा सा बच्चा दिखता है। मालिक, भूख लगी है, कुछ है तो दे दीजिए। अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और रहते कहाँ हो? जी, मेरा नाम मंटू है। मैं भीख मांगने का काम करता हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। जहाँ जगह मिल जाता है वहीं रह जाता हूँ। उस बच्चे को देखकर महादेव को उस पर दया आ जाती है। अरे बेटा, चलो मेरे साथ मेरे घर में, वहीं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। महादेव उस बच्चे को अपने साथ घर लाता है। वैजंती, बाहर तो आना। बोलिए, क्या बात है? ये बेचारा बच्चा सड़क पर भीख मांग रहा था। इसके पास घर बार भी नहीं है, भूखा था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ ले आया। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। रुको बेटा, अभी कुछ खाने के लिए लाती हूँ। वैजंती मंटू को भरपेट भोजन करवाती है। बेटा, थोड़ा आराम कर लो, फिर जाना। मंटू महादेव के घर पर ही सो जाता है। तभी महादेव का बेटा शौर्य वहाँ आता है और मंटू को देखकर कहता है, अरे माँ, ये किसे घर बुला लिया है? ये तो भीख मांगने वाला लड़का है, इसे निकालो घर से। शौर्य बेटा, ऐसे नहीं बोलते, ये भी तो हमारी तरह इंसान ही है। जाओ, तुम अंदर जाकर बैठो। शौर्य को मंटू बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मंटू जब उठता है तब वो महादेव के घर से जाने लगता है। महादेव उसे रोकता है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, जहाँ आसरा मिल जाएगा वहाँ चला जाऊंगा। बेटा, अभी मत जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। वैजंती, जरा अंदर तो आना। महादेव वैजंती से बात करता है। वैजंती, मैं सोच रहा था इसे अपने साथ ही रख लेता हूँ। वैसे भी तुम्हें अकेले काम करने में भी दिक्कत होती है, ये तुम्हारी मदद भी कर दिया करेगा और इसे रहने के लिए घर भी मिल जाएगा। क्या कहती हो? जी, आप सही कहते हैं, हम इसे अपने साथ ही रख लेते हैं। मंटू अब महादेव के साथ उसके घर पर रहने लगता है और वैजंती के काम में मदद भी करने लगता है। शौर्य कभी भी उससे सीधे मुंह बात नहीं किया करता था, क्योंकि शौर्य को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ, आप लोगों ने इसे यहाँ रखा है तो उसे बोल दीजिए वो सिर्फ आप लोगों के पास आए, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। बेटा, उसने ऐसे क्या कर दिया है तेरे साथ जो तू उसे पसंद नहीं करता? चल छोड़ वो सब, जाकर खाना खा ले। नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझे नहीं खाना है। ठीक है बेटा, जा, मगर जल्दी आना। तभी वहाँ मंटू आ जाता है। मंटू को देखकर शौर्य और भी गुस्सा हो जाता है। अरे, तुम फिर चले आए? जब मेरी और माँ की बात चले, यहाँ आने की जरूरत नहीं, हटो मेरे सामने से। बेटा, तू क्यों मंटू के साथ ऐसा करता है? ये हमारा कितना ख्याल रखता है, कितनी परवाह करता है हमारी। शौर्य वहाँ से चला जाता है। महादेव और वैजंती मंटू को अपने बेटे जैसा प्यार करने लगे थे। वो उनके घर का सदस्य बन गया था। चल मंटू, चलकर मुरब्बे देख आते हैं गाँव में। गाँव में सभी लोग महादेव और वैजंती की बहुत प्रशंसा करते थे, क्योंकि उन्होंने एक अनाथ बच्चे को सहारा दिया था। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं। शौर्य गांव में रहकर पढ़ाई करना नहीं चाहता था, इसलिए वो जिद करके शहर पढ़ाई करने चला जाता है। लेकिन मंटू महादेव और वैजंती का साथ नहीं छोड़ता है और वही उन लोगों के साथ रहता है। महादेव का बड़ा बेटा शौर्य शहर में पढ़ाई करके एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, अपनी कंपनी खोलता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वो वापस अपने माँ पिताजी से मिलने तक नहीं आता है। महादेव और वैजंती हर वक्त
अपने बेटे के लिए परेशान रहते थे। पता नहीं शौर्य कैसा होगा, कोई खबर भी नहीं आई उसकी। पढ़ाई पूरी किए तो बहुत साल हो गए, एक बार हमसे मिलने आ ही जाता तो क्या चला जाता उसका। अरे ऐसा क्यों कहती हो? खबर तो उसने भिजवाया था कि वो एक बड़ी कंपनी खोल ली है। अब हमारा बेटा एक कंपनी का मालिक बन गया है तो उसे समय कैसे रहेगा यहाँ आने को। एक बार देख लेती तो तसल्ली मिल जाती। कुछ महीनों बाद कुछ काम के सिलसिले में शौर्य को उसके गांव के पास ही आना था। अब वहाँ जा रहा हूँ तो अपने गांव भी चला ही जाऊंगा और आखिरी जो काम बच गया है उसे भी पूरा करके हमेशा के लिए शहर में ही रह जाऊंगा। शौर्य एक चमचमाती हुई गाड़ी में अपने गांव आता है। महादेव और वैजंती इतने सालों बाद अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटा तू आ गया, कहाँ था अब तक? पता है तेरी माँ कितना परेशान हो रही थी तेरे लिए। अरे बेचारा बच्चा अभी अभी आया है और आप इसे ये सब कह रहे हैं। आ बेटा आकर बैठ, मैं अभी तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। जा मंटू पानी लेकर आ शौर्य के लिए। अरे बस कीजिए आप लोग, मैं यहाँ बैठने या पानी पीने नहीं आया हूँ। मैं आज एक बहुत जरूरी काम करने आया हूँ। क्या बेटा? मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों अपने सारे जमीन जायदाद मेरे नाम पर कर दीजिए ताकि मैं चैन से अपना काम कर सकूं। बेटा ये तू क्या कह रहा है? पिताजी मैं आपका बेटा हूँ, इसीलिए मेरा हक है, मैं इसे किसी में बांटने नहीं दूंगा। शौर्य पेपर बनवा देता है और अपने पिताजी से हस्ताक्षर करने के लिए कहता है। महादेव उन सब कागजात पर हस्ताक्षर कर देता है। पिताजी हर चीज आपने मेरे नाम पर कर दिया है ना? हाँ बेटा, बस आंवले के पेड़ बचे हुए हैं। छी, मैं क्या करूँगा आंवले का पेड़ लेकर, इसे आप ही रखिए। बेटा मंटू, हमारे जाने के बाद क्या तू ख्याल रखेगा मेरे आंवले के पेड़ का? जी मैं ये काम जरूर करूँगा। महादेव मंटू को आंवला के सभी पेड़ की जिम्मेदारी देता है। मैं जा रहा हूँ, बहुत काम है मुझे। अब शौर्य वापस कभी नहीं आता है। सालों बाद महादेव और वैजंती की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद महादेव के आंवले के पेड़ की मुरब्बा की जिम्मेदारी मंटू लेता है। एक दिन वापस से शौर्य गांव आता है और अपनी सारी जमीन बेचने लगता है। अरे ये क्या कर रहे हो शौर्य? तुम माँ और पिताजी की निशानी को बेच कैसे सकते हो? तुम्हें पता है पिताजी कितने सालों से इन्हें बेचते आ रहे हैं। तुम चुप रहो और मुझे मत सिखाओ। शौर्य अपना सब कुछ बेच देता है और वापस शहर चला जाता है। मंटू सभी आंवले के पेड़ की बहुत अच्छे से देखभाल करता है। कई सालों बाद शौर्य फटे पुराने कपड़े में गांव रोता बिलखता पहुंचता है। सभी उस पर बहुत हंसते हैं। अरे क्या हुआ शौर्य, तुम रो क्यों रहे हो? और ये कैसी हालत हो गई है तुम्हारी? मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा इतना बड़ा कंपनी डूब गया। मैं सड़क पर आ गया। रोता बिलखता शौर्य मंटू को सारी सच्चाई बताता है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, अब आगे क्या करना है? पता नहीं, मैं क्या करूँगा। यहाँ भी मैंने सब कुछ बेच दिया है, अब मैं कहाँ रहूँगा। चलो भाई मेरे घर पर रह लेना, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। शौर्य मंटू के घर रहने लगता है। मंटू के साथ रहकर शौर्य देखता है कि मंटू आंवले के पेड़ की मदद से बहुत पैसे कमा रहा है। ये देख उसके मन में लालच आ जाता है, इसलिए वो एक दिन मंटू से कहता है, मंटू तुम जिस पेड़ की मदद से पैसे कमा रहे हो वो पेड़ मेरे पिताजी के हैं, तुम उनके अपने बेटे नहीं थे। अनाथ समझकर उन लोगों ने तुम्हें वो पेड़ दिया था, मगर कानूनन उनके सभी चीजों पर मेरा हक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम वो सब पेड़ मुझे दे दो। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो शौर्य? तुमने तो कहा था तुम्हें ये पेड़ नहीं चाहिए, इसीलिए तो उन्होंने ये पेड़ मुझे दे दिया। अरे वो सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पेड़ चाहिए बस। मंटू यह सुन बहुत उदास हो जाता है। ठीक है भाई, अगर तुम्हें वो पेड़ चाहिए तो मैं तुम्हें वो पेड़ दे देता हूँ। अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मैं इस गांव छोड़कर ही जा रहा हूँ। मंटू शौर्य को पेड़ दे देता है और वो गांव छोड़कर चला जाता है। दूसरे गांव जाकर मंटू एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और वहीं रहने लगता है। मंटू को पेड़ पौधों का बहुत शौक था।
जहाँ वो झोपड़ी बनाकर रहता था उसके पास में ही एक खाली मैदान थी। वही मंटू छोटी मोटी चीजें उगाना शुरू कर देता है। एक दिन उस जगह का मालिक वहाँ आता है और पूछता है, ये सब किसने लगाया है? मंटू उनके पास जाता है और सारी बातें बताता है। जी, मुझे खेती बाड़ी का बहुत शौक है। घर के पास खाली मैदान देखा तो यही कुछ पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है। मैं यहाँ नहीं रहता, मैं शहर में रहता हूँ। कोई मेरी खेत की देखभाल करने वाला नहीं है। जब तक मुझे खेत का देखभाल करने के लिए कोई नहीं मिलता, तुम इसकी देखभाल कर सकते हो और जो चाहो वो उगा सकते हो। यह सुन मंटू खुश हो जाता है और उन्हें धन्यवाद कहता है। मंटू उसी खेत पर खेती बाड़ी शुरू कर देता है और पैसे कमाने लगता है, लेकिन अभी भी उसे आंवले की पेड़ की याद आया करती थी। पता नहीं शौर्य उन पेड़ों का कैसे देखभाल कर रहा होगा। मैं वापस जा भी नहीं सकता। एक दिन मंटू के झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी आता है। कोई है? जी बोलिए, क्या बात है? बेटा, यहाँ आसपास तुलसी का पौधा मिलेगा क्या? जी जरूर, मेरे खेत में कुछ नए तुलसी के पौधे उगे हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कई घंटों से घूम रहा था, भूख भी लग गई है। आपको भूख लगी है? आइए बैठिए, मैं अभी खाना बना रहा था, साथ में बैठकर खाते हैं। बूढ़ा मंटू के साथ बैठकर खाना खाता है और बातों बातों में मंटू उन्हें अपनी जिंदगी की सभी बातें बता देता है। क्या अभी भी तुम्हें आंवले के पेड़ से बहुत लगाव है? जी, बचपन से ही मुझे आंवले के पेड़ से बहुत लगाव था। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें आंवले का पौधा देता हूँ, तुम मुझे तुलसी का पौधा दे दो। वो बूढ़ा अपनी पोटली से आंवले का पौधा निकालकर मंटू को देता है। आइए, मैं आपको तुलसी का पौधा देता हूँ। मंटू उस बूढ़े बाबा को तुलसी का पौधा दे देता है और उनसे आंवले का पौधा ले लेता है। बेटा, ये कोई आम पौधा नहीं है, ये बहुत जल्द ही उग जाता है, ध्यान रखना इसका। बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं। मंटू उस पौधे को खेत में लगा देता है। अगली सुबह जब उठता है तो देखता है जिस आंवले के पौधे को उसने लगाया था वो एक पेड़ में बदल गया है। अच्छा, तो इसी वजह से बूढ़ा बाबा कह रहे थे ये कोई आम पौधा नहीं है। पूरे पेड़ पर आंवला लग जाता है। मंटू उन सभी आंवला को तोड़ता है। जब मंटू पेड़ से आंवला तोड़ ही रहा था तभी एक आंवला पेड़ से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही वो दो भाग में टूट जाता है और उसमें से आम बीज की जगह एक सोने की बीज निकलती है। ये देख मंटू हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये कोई जादुई आंवला है, इसमें से सोने के बीज कैसे निकल रहे हैं? मंटू दूसरे आंवला को जमीन पर फेंकता है तो देखता है उसमें से भी सोना ही निकलता है। सच में ये सब जादुई आंवले हैं, ये बूढ़े बाबा का कमाल है। मंटू सारे आंवले को पेड़ से तोड़ लेता है और सभी के अंदर से सोना निकाल लेता है। मंटू आंवला तोड़कर अंदर जाता है और जैसे ही वापस आता है देखता है पेड़ पर वापस से ढेर सारा आंवला लग गया है। मंटू धीरे धीरे सोना बेचकर बहुत अमीर बन जाता है और जमीन के मालिक को पैसे देकर वो जमीन अपने नाम पर करवा लेता है। वो गरीब लोगों की मदद भी किया करता था। एक दिन जब मंटू अपने घर पर आराम से बैठा था तभी अचानक बहुत शोर होने लगता है। मंटू बाहर आता है और एक आदमी से पूछता है, क्या हुआ भाई, इतना शोर किस बात का? एक लड़का चोरी करके पड़ोस के गांव से भाग रहा था, उसे ही पकड़ने में लगे हैं। सभी देखिए, वो पकड़ा गया, चलिए चलकर पिटाई करते हैं उसकी। मंटू आगे जाता है तो देखता है वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई शौर्य ही है। अरे रुक जाइए, मत मारिए इसे। मंटू की बात सुन सभी उसे मारना छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये क्या हो गया शौर्य तुम्हें? जितने भी लोगों से मैंने शहर में पैसे लिए थे वो सब यहाँ पुलिस लेकर आ गए थे। इसी वजह से मुझे सारे पेड़ बेचने पड़े और साथ में जहाँ रहता था वो भी बेचना पड़ा। मेरे पास कुछ भी नहीं है
भूख लगी थी, कुछ खाने के लिए उठा रहा था, इसी वजह से सभी ने मेरी पिटाई कर दी। भाई, बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन आज भी सिर्फ माँ और पिताजी की ख्याल करके मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। मंटू अपने पैसे देकर वापस उन आंवले के पेड़ को ले लेता है। माफ कर दे भाई, मैं बहुत गलत था, मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया तेरे साथ। मेरी लालच की वजह से मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। बस एक अंतिम बार इस भाई पर एहसान कर दे। मंटू एक घर शौर्य के लिए बनवा देता है और उसके लिए एक दुकान भी खोल देता है। भाई, अब से तू इस दुकान को ही चला। धन्यवाद भाई। अब मंटू और शौर्य में दोस्ती हो जाती है। शौर्य मन लगाकर दुकान चलाने लगता है और मंटू भी अपने जीवन में व्यस्त हो जाता है।